नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल दी सरकारी बाबू में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं और इस कड़ी में हम लोग अभी आज शुरू करने जा रहे हैं झारखंड का भूगोल। और झारखंड का भूगोल में हम लोग किन किन टॉपिक को कवर करेंगे वो देख लीजिए। इसमें होंगे नदी, झरना, उसके बाद में झारखंड का जो भौगोलिक भौगोलिक बनावट है वो होगा। इसमें खनिज भी आएंगे। उसके बाद में उद्योग भी आएंगे। उसके साथ में जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं वो भी आएंगी। डैम आएंगे, झील आएंगे, मिट्टियां आएगी। इस प्रकार से सारी चीजें जिसमें कवर किया जाएगा। तो लगातार बने रहिए। जितना भी इसका वीडियो होगा 4-5 पार्ट में आएगा। इसका एमसीक्यूज के आधार पर इसको पूरा डिटेल्स में पूरा सॉल्व किया जाएगा। हम लोग इसको पूरा जानेंगे। तो बने रहिएगा। चल रहे हैं आगे समय ना वेस्ट करते हुए। और अगर आप नए हैं इससे पहले चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि इसी तरह का इम्पोर्टेंट वीडियो आता रहता है चैनल पे। तो बढ़ते हैं अगला। अब पहला सवाल है हमारा, देखिए कि झारखंड को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। झारखंड को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? यहाँ पे ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 4। 4 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। किधर बांटा गया? कौन सा क्षेत्र? पाट क्षेत्र, हजारीबाग, रांची हजारीबाग का पठार क्षेत्र, राजमहल ट्रैप और चाईबासा का मैदान। ये जो आपका आ गया हजारीबाग, रांची हजारीबाग का पठार, ये छोटा नागपुर का जो है, छोटा नागपुर का पठार वही क्षेत्र हुआ। और ये पाट का जो क्षेत्र हुआ, ये आपका नेतरहाट का जो क्षेत्र है, नेतरहाट, लातेहार, है ना, लोहरदगा और कुछ गुमला का उत्तरी भाग, ये सब सारे क्षेत्रों को मिलाकर के पार्ट बना है। राजमहल का ट्रैप जो हो गया, तो राजमहल का ट्रैप हो गया आपका दुमका का जो पूर्वी क्षेत्र है, और साहेबगंज का पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र जो पड़ता है, दक्षिणी क्षेत्र, पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र, ये आ गया आपका। चाईबासा का मैदान हो गया आपका कोल्हान का जो प्रमंडल है उस क्षेत्र में, यानी कि चाईबासा यानी कि पश्चिमी सिंहभूम में, यानी कि पश्चिमी सिंहभूम क्षेत्र में यहाँ पे है। तो ये था, यानी कि कितना भौगोलिक भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। पाट क्षेत्र, रांची हजारीबाग पठार, राजमहल ट्रैप और चाईबासा का मैदान। इसको रख लीजिएगा ध्यान में। अब बढ़ते हैं आगे। और इसकी जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई है आपकी 900 से 1100 फीट। इसका है 600 से 800 के लगभग। और चाईबासा का मैदान का ऊंचाई सबसे कम रखा गया है, इसका 200 से 400 के लगभग है। और राजमहल ट्राइब का जो लगभग है 600 से 700 के लगभग, 700-800 के लगभग ये भी है ना, 900 तक में है ये, 600 से 900 तक में है लगभग। अब बढ़ते हैं अगला। झारखंड में सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? झारखंड में सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? यहाँ पे देखिए, ये सर्वोत पहाड़ी, बी पारसनाथ, सी बोराह शिखर और डी नेतरहाट पहाड़ी। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी, ऑप्शन नंबर बी, पारसनाथ का पहाड़ी, जो गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कहाँ पर? गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में। गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में बराकर नदी के तट पर ये स्थित है, पारसनाथ पहाड़ी। और इसकी ऊंचाई देख लीजिए कितनी है, 1365 मीटर। और फीट में अगर देखेंगे तो 4480 फीट है। और पारसनाथ पहाड़ी का निर्माण जो है, ये आर्कियन युग के चट्टानों से हुआ। ये भी सवाल पूछा गया है, तो कौन सा है? आर्कियन युग के चट्टानों से हुआ। और पारसनाथ की पहाड़ी में जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 20 ने यहाँ पर निर्वाण प्राप्त किया था। और पारसनाथ जो थे, और पार्श्वनाथ जो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकार थे, इन्होंने यहाँ पर अपनी मोक्ष की प्राप्ति और ज्ञान भी प्राप्त किया था यहाँ पे। अब बढ़ते हैं आगे जो है, यह स्थान मधुबन का, पार्श्वनाथ को मधुबन के भी नाम से जाना जाता है, इससे नाम से भी परिचित है। यहाँ दिगंबर और श्वेतांबर दोनों संप्रदायों के मंदिर, यानी कि दिगंबर का मतलब हो गया दिक जोड़ अंबर। इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे हम, तो दिक प्लस अंबर, यानी कि वो व्यक्ति
जो वस्त्र का धारण नहीं करता है उसका वस्त्र जो है समस्त अंबर है, पूरा संपूर्ण आकाश है। यानी कि जो व्यक्ति बिना कपड़ों का रहता है उसे दिगंबर कहा जाता है। यानी कि जैन धर्म के वे अनुयायी जो कपड़े नहीं पहनते हैं उन्हें दिगंबर कहा जाता है। और श्वेतांबर, श्वेतांबर श्वेतांबर हो गया आपका कि जो सफेद कपड़ा पहनते हैं, वो जैन धर्म के वैसे अनुयायी जो सफेद कपड़े पहनते हैं। और श्वेतांबर में जो मुख्य रूप से आती है, ये महिला अनुयायी जो होते हैं वो रहते हैं इसके अंदर, ये श्वेतांबर जो श्रेणी है उसके अंदर। अब देखिए यहाँ पर एक आया है आपका सरवत पहाड़ी। तो सरवत पहाड़ी जो है आपका, सरवत पहाड़ी ये झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा चोटी है। दूसरा सबसे दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, या पहाड़ी जो भी पहाड़ है, जो भी कह लीजिए, है ना, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और ये सरवत सरवत जगह है, ये आपका गुमला में पड़ता है। और ये गुमला डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कहाँ पर? ये गुमला डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, इस चीज का ध्यान में रखिए। यानी कि लातेहार और ये गुमला का जो क्षेत्र है ना, जो बॉर्डर एरिया है, उसी में गुमला डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। अब बढ़ते हैं तीसरा नंबर सवाल की तरफ। तीसरा नंबर सवाल है कि राजमहल ट्रैप का निर्माण किस काल में हुआ था? राजमहल ट्रैप का निर्माण किस काल में हुआ था? यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, ये पोलोजोइक युग में, बी जुरासिक युग में, सी फान फानरोजोइक युग में, या सेनोजोइक युग में। यहाँ पे ये पूछा है तो कब हुआ था इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा आपका पोलोजोइक, जुरासिक युग, सॉरी गलत हो रहा था यहाँ, जुरासिक युग में कब हुआ है इसका निर्माण? राजमहल ट्रैप का निर्माण कब हुआ है? जुरासिक युग में हुआ है। अब देखिए राजमहल के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं कि राजमहल की पहाड़ियां जो है ये किन किन चट्टानों से हुआ इसका निर्माण? तो बैसाल्ट, डोलोमाइट, चट्टानों के परतों से बनी। यानी कि डोलोमाइट का मतलब हो गया आपका डोलोमाइट हो गया आपका फ्लेडस्फीयर, यानी कि बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर, है ना। और राजमहल की पहाड़ियां उत्तर में साहेबगंज से दक्षिण में बंगाल की सीमा तक 3000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा भूभाग में फैला हुआ है ना। 3000 वर्ग किलोमीटर, यानी कि उत्तर में साहेबगंज से लेकर के दक्षिण में बंगाल की सीमा तक 3000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब चौथा नंबर सवाल है हमारा कि किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? किन चट्टानों को धात्विक खनिज का क्या कहा जाता है? भंडार कहा जाता है। ये बात का है। अब इसको भी हम लोग देखेंगे। पहला है कुदप्पा युगिन का, या विंध्यन युगिन का, या धारवाड़ युगिन का, या गोंडवाना युगिन का। तो इसका सही उत्तर जो है दोस्तों धारवाड़ युगिन का। धारवाड़ युगिन जो चट्टाने हैं उसे धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है। धाप और धातु, और यहाँ पे अगर आपको याद रखने में दिक्कत है तो धाप और धातु भी होता है, और धाप और धारवाड़, है ना, ये दोनों चीजें हो गया। अब इसको हम लोग पढ़ते हैं पूरा कि इसका पूरा डिटेल जाने। धारवाड़ झारखंड में इस क्रम की चट्टानों को कोल्हान श्रेणी की चट्टान के नाम से जाना जाता है। कोल्हान श्रेणी कि यानी कि अब झारखंड का अगर आप मैप देखिएगा, अगर आप झारखंड का अगर मैप देखिएगा तो ये जो क्षेत्र है ये मुख्य रूप से यहाँ पर सरायकेला, ये पूर्वी सिंहभूम, ये पश्चिमी सिंहभूम, यहाँ पर सिमडेगा है। तो ये जो मुख्य रूप से इतना सा जो पूरा ये क्षेत्र है, यहाँ पर धात्विक खनिज जो है बहुतायत में पाए जाते हैं। यानी कि झारखंड के दूसरे हिस्से की अपेक्षा इन क्षेत्रों में धातु जो है, झारखंड में धातु खनिज सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। यहीं पे आपका मैग्नीज मिलता है, यहीं पे आपका मैग्नीज मिलता है, आयरन मिलता है, इसके बाद में सोना और चांदी जो है यहीं पे मिलता है। उसके बाद में तांबा, लोहा बहुत मात्रा में यहाँ पर मिलता है। इसके लिए और ये क्षेत्र जो होता है संयुक्त रूप से ये कोल्हान का क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोल्हान का, इसलिए से कोल्हान श्रेणी की चट्टान के नाम से भी जाना जाता है झारखंड के जो स्थानीय भाषा है उसके आधार पर। अब आगे है कि धारवाड़ क्रम की चट्टान में पाए जाने वाले जो खनिज है, अब देख लीजिए यहाँ पे कौन कौन खनिज मिले। लोहा मिलता है, तांबा, बॉक्साइट, निकेल, सोना, मैग्नीज, चांदी, टीन आदि सारे चीज, ये सारे खनिज इसमें पाए जाते हैं ये धारवाड़ क्रम की चट्टान में। अब पांचवा नंबर सवाल है हमारा
कि उस पठार का क्या नाम है जो झारखंड में दक्कन जय भौगोलिक प्रांत का हिस्सा बनता है। दक्कन, दक्कन जो है, अगर आप भारत का नक्शा अगर आप देखते हैं, अगर भारत का अगर आप नक्शा देखते हैं तो ये जो हमारा ये चाइना का क्षेत्र है, यहाँ पर हमारा नेपाल है बगल, यहाँ पर ऐसे करके नेपाल पड़ता है, उसके बाद में बगल में भूटान पड़ता है यहाँ पे। तो ये जो क्षेत्र है ना आपका, ये दक्कन का पठार बोला जाता है इसे, और इसे अम्ब्रेला ऑफ वर्ल्ड भी बोला जाता है इसे, है ना। तो ये दक्कन का पठार, तो वही पूछ रहा है कि छोटा नागपुर का झारखंड में दक्कन जो भौगोलिक प्रांत का हिस्सा बनता है, कौन सा बनता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए, ये छोटा नागपुर का पठार, बी मालवा का पठार, सी बुंदेलखंड का पठार, डी दक्कन का पठार। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, जो छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, वही आपका दक्कन जब भौगोलिक प्रांत का हिस्सा बनता है। दक्कन भौगोलिक, यानी कि जब टेक्टोनिक प्लेटें जब सालों हजारों साल पहले जब एक दूसरे से टकराई थी, और जब टकराने के उपरांत जो अलग अलग हिस्सों का उसी क्रम में हिमालय का निर्माण हुआ, और आपका हिमालय का उसी क्रम में निर्माण हुआ, उसके बाद में जो पठार थे उनका भी विच्छेद हुआ, तो उसी क्रम में ये जो है आपका, उसी संदर्भ में ये बात किया गया है कि भौगोलिक प्रांत का हिस्सा माना गया है। तो गोंडवाना महाद्वीप की चट्टानें हैं, है ना, अति प्राचीन छोटा नागपुर का, छोटा नागपुर पठार में अति प्राचीन गोंडवाना महाद्वीप की चट्टानें हैं। छोटा नागपुर पठार प्रोकैम्ब्रियम चट्टान से बनी। कौन सी चट्टान से, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्रोकैम्ब्रियम चट्टानों से बनी है। ये चट्टानें 540 मिलियन वर्ष, यानी कि 1 मिलियन में होता है आपका, 1 मिलियन में होता है 10 लाख, 10 लाख, है ना। यानी कि आप समझ लीजिए 1 मिलियन में 10 लाख, 540, यानी कि एक ठो और शून्य अगर आप बढ़ा देते हैं तो यानी कि 54 मिलियन, 54 मिलियन, यानी कि कहीं दाएं 5400 लाख हो गया। इसका मतलब हो गया 5400 लाख, 5400 लाख वर्ष पहले की बात है। आप समझ लीजिए कितनी पुरानी बात। अब बढ़ते छठा, अब छठा जो सवाल जो है हमारा कि झारखंड में वार्षिक वर्षा अंतराल क्या है, वर्षा के बारे में पूछ रहा है। जलवायु में हम लोग आ गए हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए 60 से 100 सेंटीमीटर, बी है 100 से 200 सेंटीमीटर, सी है आपका 200 से 300 सेंटीमीटर, और डी है आपका 300 से 400। ये 400 है, ये हिंदी में लिखा गया है, ये 400 है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में। औसत जो है झारखंड का औसत वर्षा है सो 140 सेंटीमीटर है। कितना है, 140, यानी कि 120 से 140 है, इसलिए इसको राउंड फिगर में 100 200 तक रखा। कहीं 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 पे 210 तक भी होता है वर्षा, लेकिन इसको औसत पूछा गया है, इसलिए 100 से 200 के बीच में रखा है। अब देखिए झारखंड की जलवायु के बारे में बुझिए। झारखंड की जलवायु जो है मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है ना। और नेतरहाट का पठार झारखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, यानी कि झारखंड में सर्वाधिक अगर वर्षा होती है तो आपका नेतरहाट में होता है, यानी कि वही लगभग 200 से भी ऊपर यहाँ पे वर्षा, 200 सेंटीमीटर से भी उच्च दर पर यहाँ पे वर्षा होती है। और सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है चाईबासा का मैदानी भाग, चाईबासा का मैदान, वही पश्चिमी सिंहभूम का छोर वाला जो जगह है, वहां पर सबसे कम वर्षा होती है झारखंड में अन्य जिलों की अपेक्षा। अब झारखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जो है हजारीबाग है। सर्वाधिक वर्षा अगर होती है तो हजारीबाग में सबसे ज्यादा वर्षा होती है ना। झारखंड में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। कौन सी पश्चिम मानसून से, दक्षिण पश्चिम, यानी कि ये भारत है हमारा, भारत है हमारा, तो दक्षिण पश्चिम यानी कि इस क्षेत्र से, यहाँ पर केरल है, यहाँ पे केरल है, तो इस यानी कि इस क्षेत्र से होती है। ये दक्षिण पश्चिम इस जलवायु से वर्षा होती है हमारी, ये चीज का ध्यान रखें। यहाँ पे हमारा झारखंड है ना, तो ये क्षेत्र से हमारी वर्षा होती है, हिमालय से टकरा करके जब वापस लौटती है मानसूनी हवाएं जब वापस लौटती है, तो झारखंड वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। ये जितना भी पॉइंट में रख दिया हूँ इससे सवाल बनता है, क्योंकि इस भी पूछते झारखंड की जलवायु किस प्रकार की, ये भी सवाल हमेशा बनता है। नेतरहाट का पठार झारखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, ये भी बनता है। यहाँ पर वर्षा वाला स्थान या क्षेत्र पूछा है, क्षेत्र पूछा है, तब आपको लगाना है नेतरहाट। अगर जिला पूछ देगा तो हजारीबाग लगाना। झारखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, यहाँ पे इस चीज का ध्यान में रखिए, कंफ्यूज नहीं होना।
यहाँ जिला जब पूछेगा तो आपको हजारीबाग लगाना, और अगर क्षेत्र या स्थान जब पूछा तो नेतरहाट, एकदम बिल्कुल एकदम निश्चित होकर लगा देना। सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र आपका चाईबासा का मैदानी भाग है ना। और वर्षा तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, तो भी स्पष्ट हो गया। अब 7 नंबर सवाल है हमारा कि मानसून लौटते समय झारखंड में किस महीने वर्षा होती है। मानसून लौटते समय झारखंड में किस समय वर्षा होती है। यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखेंगे, ऑप्शन भी देख लेते हैं अब। तो ऑप्शन ए हमारा सितंबर से नवंबर, दिसंबर से जनवरी, अगस्त से सितंबर, या डी जुलाई से अगस्त। तो जुलाई से अगस्त तो वर्षा का ही समय होता है, अगस्त सितंबर तो भी वर्षा का समय होता है। वर्षा तो इस समय पूरा एकदम चरम में होती है, पूरा एकदम चरम से चरम टाइम होती है। दिसंबर से जनवरी तो वर्षा बिल्कुल खत्म हो गई रहती है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा बचता है, ऑप्शन नंबर ए। अब इसके बारे में हम लोग देखिए, लौटने की जो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल जान लेते हैं। इसका डिटेल क्या है कि लौटने की मानसून को लौटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, लौटने की क्रिया को कहा जाता है निवर्तन। क्या कहा जाता है, इसे निवर्तन कहा जाता है। मानसून के लौटने की प्रक्रिया को निवर्तन कहा जाता है। अब जैसे ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, ये है हमारा विषुवत रेखा। विषुवत रेखा है ये, यानी कि 0 डिग्री। ये है हमारा कर्क रेखा 23.5 डिग्री, और ये है हमारा मकर रेखा। मकर रेखा ये भी 23.5 डिग्री, यानी कि यहाँ से अगर हम चले तो 23.5 डिग्री ये उत्तरी अक्षांश हो गया, और इस 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश हो गया, है ना। तब यहाँ पर यही बात है कि 21 जून को, यानी कि 21 जून को जो सूर्य की किरणें होती हैं, 21 जून को सूर्य की किरणें जो होती है वो कर्क रेखा पर, यानी कि यहाँ पर सूर्य की किरणें 21 जून को कर्क रेखा पर जो है सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर बिल्कुल लंबवत, यानी कि 90 डिग्री एकदम लंबवत पड़ती है ना, लंबवत पड़ती है। अर्थात 22 जून से सूर्य विषुवत रेखा की ओर लौटना शुरू करती है, यानी कि 21 जून को यहाँ पर बिल्कुल कर्क रेखा पर होती है 21 जून को। उसके बाद 22 जून से धीरे 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 ये आपका विषुवत रेखा की तरफ लौटना शुरू करती है, और 23 सितंबर को, और उसके बाद में बढ़ते 21 जून 22 जून 21 जून को लंबवत यहाँ पड़ता है आपका मकर रेखा में, 22 जून से इधर लौटना प्रारंभ करता है। उसके बाद में यहाँ पे 23 सितंबर को, कब 23 सितंबर को जो सूर्य की किरणें होती है यहाँ से सरकते सरकते आता है, उसके बाद यहाँ पे लंबवत पड़ने लगती है, कब 23 सितंबर को। 23 सितंबर को। और हमारा झारखंड आपको पता है कि झारखंड जो है हमारा उत्तरी अक्षांश का राज्य है। कहाँ का राज्य है, उत्तरी अक्षांश का। झारखंड, झारखंड का जो ये क्षेत्र है यहाँ से आपका कर्क रेखा गुजरती है, ये भी आपको पता है। झारखंड के बीचों बीच से बिल्कुल कर्क रेखा गुजरती है, और इसीलिए जून के महीना में यहाँ पर जून के महीना में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ता है, क्योंकि कर्क जो सूर्य की जो किरणें हैं यहाँ पर लंबवत पड़ती है, इसीलिए। हाँ, तो यहीं पे हम लोग 21 जून को लंबवत पड़ती है। उसके बाद 22 जून से जो है सूर्य जो है आपका दक्षिणायन होना शुरू हो जाती है, इसे दक्षिणायन बोला जाता है। भूगोल में आप जो पढ़िएगा तो दक्षिणायन होना शुरू होती है, और 23 सितंबर को आपको विषुवत रेखा पर आकर के बिल्कुल 90 डिग्री में सूर्य चमकना शुरू कर देती है। उसके बाद में इसके परिणाम स्वरूप जो होता है, पश्चिमोत्तर भारत में गर्मियों के मौसम में स्थापित उष्णकटिबंधीय का जो क्षेत्र होता है वो इधर सरकना शुरू कर देता है ना, यानी कि जो हाई प्रेशर का जो इलाका बनता है वो इधर सरकना शुरू कर देता है। और इसके साथ ही जो है, इसके साथ ही 1 सितंबर को यहाँ पर ये निवर्तन जैसे जैसे इधर होता है, 1 सितंबर से निवर्तन शुरू हो जाता है, और मानसून इस समय चरम पे होती है। गर्मी के बाद धीरे 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 जब सूर्य जब सरकना होता है तो मानसून आता है। उसके बाद 1 सितंबर से यहाँ पर जो मानसून है उसको हटना शुरू हो जाता है, और 15 अक्टूबर आते आते यहाँ से सरक जाती है जो सूर्य की किरणें होती है, और भारतीय उपमहाद्वीप में लौट चुका होता है। भारतीय उपमहाद्वीप आने की ये जो क्षेत्र है आपका, इस क्षेत्र में वापस लौट गया होता है ना। और बस उसके बाद में मौसम का परिवर्तन होता है, और ठंड का सीजन शुरू हो जाता है। और इसी समय में जो आप देखिएगा, उसके बाद में जो है सो ठंड का मौसम शुरू हो जाता है, और उसके बाद में हवाएं जो है
तेज चलने लगती है, यानी कि स्थल से समुद्र की ओर हवाएं चलने लगती। और गर्मी में आप देखिएगा तो गर्मी में जो है से उच्च दाब का क्षेत्र बनता है, तो हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठती है, तो उस समय हवा जो है आपका समुद्र से लेकर के स्थल की ओर चलती है ना। ये चीज का भी ध्यान में रखिएगा। अब बढ़ते हैं, तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो गया, सितंबर से नवंबर से, यानी कि 1 सितंबर से हमारा जो मानसून का 1 सितंबर से हमारा मानसून का निवर्तन शुरू हो जाता है, और आपका 15 अक्टूबर आते आते मानसून बिल्कुल पूरी तरह से झारखंड से लौट जाता है ना, लौट जाता है, लौट चुका होता है। और कहाँ प्रवेश कर जाता है, भारत के दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार में। अब 8वां नंबर सवाल है हमारा कि झारखंड की वार्षिक औसत तापमान कितनी है। वार्षिक औसत तापमान यहाँ पूछा है। यहाँ पर देखिए 32 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस या 29 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 25 डिग्री सेल्सियस। झारखंड की जो औसत तापमान है आपका 25 डिग्री सेल्सियस है ना। और पाट जो क्षेत्र है, यानी कि पाट क्षेत्र जो है उसका जो औसत तापमान है वो आपका 23 डिग्री सेल्सियस है। कितना है, 23 डिग्री सेल्सियस है। संथाल परगना, पूर्वी संथाल परगना के यानी कि पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गढ़वा, पलामू और चतरा के उत्तरी भाग में औसत वार्षिक तापमान आपका 26 रहता है, 26 डिग्री सेल्सियस। और अन्य क्षेत्रों का वार्षिक तापमान 23 से 26 डिग्री के पास पाया गया है। यानी कि अब देखिए यहाँ पे यही बोल रहा है कि पूर्वी सिंह, इसलिए देखिएगा आपको कि जमशेदपुर के क्षेत्र में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ता है, और गढ़वा पलामू का जो क्षेत्र है उधर का भी गर्मी थोड़ा ये रांची हजारीबाग की अपेक्षा जो है थोड़ी सी गर्मी यहाँ पर इन क्षेत्रों में गर्मी थोड़ा ज्यादा होता है। तो यानी कि पाट क्षेत्र में 23 डिग्री है। उसके बाद में गढ़वा पलामू चतरा का जो क्षेत्र है उसमें वार्षिक तापमान आपको 26 डिग्री है, पाट क्षेत्र में 23 डिग्री है, और 23 डिग्री अन्य क्षेत्रों में, 23 से 26 डिग्री है अन्य क्षेत्रों में। और अगर औसत पूछा जाए तो आपको 25 डिग्री सेल्सियस है। कितना, 25 डिग्री सेल्सियस। 9वां नंबर सवाल है कि जेएपीसीसी द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना कब लागू की गई थी। राष्ट्रीय योजना कब लागू की थी जेएपीसीसी, यानी कि आप ये जेएपीसीसी है क्या, तो इसका पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो इसका है झारखंड एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। झारखंड एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज इसका फुल फॉर्म है, ये भी पूछ सकता है, इसका भी ध्यान रखिए। झारखंड एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका जो गठन हुआ था आपको, ये राष्ट्रीय योजना है ये, और इसका जो लागू जो किया गया जलवायु परिवर्तन द्वारा, इसे जो जारी किया गया, ये किया गया 30 जून 2008 को। कब किया गया, 2008 को। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा इसका। अब 10वां नंबर सवाल है हमारा कि 10वां नंबर सवाल है कि झारखंड में कितनी मुख्य नदियां हैं। अब नदियों में आ गए हैं हम लोग, कहाँ पे आ गए हैं, नदियों में। झारखंड में कितनी मुख्य नदियां हैं, ऑप्शन 4 है, 8 है, 10 है, 12 है। तो ऑप्शन नंबर बी 8 मुख्य नदियां। अब जो 8 मुख्य नदियां हैं झारखंड की, जो प्रमुख मुख्य नदियां हैं वो कौन कौन है। दामोदर है, दामोदर नदी है, मयूराक्षी नदी है, उत्तरी कोयल नदी है, दक्षिणी कोयल नदी है, स्वर्ण रेखा है, और शंख नदी है, गंगा नदी है, और अजय नदी। अभी जो 8 नदियां हैं इसको भी हम लोग आगे पूरा विस्तार से जानेंगे, इनकी सहायक नदियां जानेंगे, इन पर बने बांध और डैम के बारे में जानेंगे, इन पर चलने वाली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को जानेंगे, है ना। इसमें झरने कौन कौन से है ये भी जानेंगे, इनकी लंबाई क्या है, तमाम सारे बिंदुओं पर हम लोग अच्छा से चर्चा करेंगे। इसलिए लगातार बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए। अब 11 नंबर हमारा जो सवाल आ गया है, अब सबसे पहले कि मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है, यानी कि इसका उद्गम कहाँ से हुआ, कहाँ से यह नदी निकलती है। ए ऑप्शन यहाँ पे दिया अमरकंटक, बी त्रिकुट पहाड़ी, सी मुंगेर, डी टोरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों त्रिकुट पहाड़ी। अब त्रिकुट पहाड़ी है आपका जो पड़ता है, यहाँ पे देख लीजिए आपको त्रिकुट पहाड़ी आपका ये देवघर के त्रिकुट पहाड़ी से ये नदी निकलती है ना।
अब मयूराक्षी नदी की लंबाई कितनी है? तो 250 किलोमीटर इसकी लंबाई है। मयूराक्षी नदी का उपनाम मोर नदी और मोतिहारी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोर और क्योंकि अब मोर नदी इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि इसकी पानी इतने क्रिस्टल क्लियर है कि जब सूर्य की किरणें जब इस पानी में पड़ती है ना, तो जो जो सूर्य की किरण होती है उसका जो रिफ्लेक्शन बनता है ना, जो रिफ्लेक्शन बनता है वो मोर के पंख के जैसा नजर आता है ना, मोर के पंख के जैसा प्रतीत होता है। इसके कारण इसका नाम मोर नदी पड़ गया है और इसे मोतिहारी भी कहा जाता है। और मयूराक्षी नदी की मुख्य सहायक नदियां जो है वो है धोवाई, टिपरा, टिपर नहीं है, टिपरा है, भामरी, पुसरो और दौना है। ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब मयूराक्षी नदी की एकमात्र मयूराक्षी नदी जो है झारखंड की एकमात्र नौकागम नदी है। ये चीज सवाल पूछा गया है, ये सवाल भी पूछा गया है कि झारखंड की एकमात्र नौकागम नदी कौन सी है? तो ये ऑप्शन है आपका मयूराक्षी नदी। नौकागम का मतलब है कि झारखंड की एक यही ऐसी नदी है जो झारखंड से जिसका उद्गम होता है। देखिए नौका तो आपका चलता है गंगा नदी में भी, लेकिन उसको हम इसलिए नहीं ले रहे हैं, इसलिए उसको इतना महत्व नहीं रखा गया है क्योंकि इसका उद्गम जो है सो यहाँ से नहीं हुआ। इसका उद्गम तो उत्तराखंड से हुआ। गंगा नदी का उद्गम झारखंड से नहीं हुआ, लेकिन झारखंड से उद्गम होने वाली मयूराक्षी नदी ही एक ऐसी नदी है जिसमें नौका चलाया जा सकता है, यानी कि नौका से लोग सफर कर सकते हैं, नौका चला सकते हैं। बाकी दूसरे अन्य नदियों में नहीं चलाया जा सकता क्योंकि इसमें चट्टानों की भरमारता है एकदम बिल्कुल। और कहीं पर चौड़ाई कम है, कहीं पर ज्यादा है और पत्थर चट्टान बहुत ज्यादा। आप जाइएगा झारखंड के अधिकतर नदियों में एकदम चट्टाने आपको इतना मिलेगा कि आप अ, नौका चलाने का तो सवाल ही नहीं होता है। इसलिए इससे झारखंड की मयूराक्षी नदी एक ऐसी नदी है जहाँ पर नौका चलाया जा सकता है। अब आगे है, मयूराक्षी नदी के तट पर झारखंड का प्रसिद्ध हिजला मेला लगता है। हिजला मेला बहुत ही प्रसिद्ध है झारखंड का, ये जनजातीय मेला है। इसका आयोजन किया जाता है, हिजला मेला का आयोजन किया जाता है। अब जिस समय हम लोग मेला पढ़ेंगे उस समय इसके बारे में पूरा डिटेल करेंगे। ये बहुत जिस समय अंग्रेज का शासन था उसी समय से ये चलता आ रहा है। तो ये मेला जो है सो मयूराक्षी नदी के तट पर, और ये आपका दुमका जिला में लगता है। कहाँ पर? दुमका जिला में। ये चीज का भी ध्यान रखिएगा, दुमका जिला में मयूराक्षी नदी के तट पर हिजला मेला लगता है। अब अगला है हमारा कनाडा बांध का निर्माण मयूराक्षी नदी पर ही किया गया है। कनाडा बांध, इसे कनाडा बांध या मसानजोर बांध के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है जहाँ से बिजली उत्पन्न होती है और उसे आपका ये बंगाल भेजा जाता है, पश्चिम बंगाल भेजा जाता है। इसका निर्माण जो है कनाडा बांध का निर्माण मयूराक्षी नदी पर ही किया गया है। इसे मसानजोर बांध के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? मसानजोर बांध के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो मसानजोर बांध है इसका निर्माण हुआ है 1955 में। 1955 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था और इसका जो निर्माण में सहायता करने वाला है वो कनाडा देश है। और उस समय जब 1955 में बन करके जब ये रेडी हो गया तब इसका जो उद्घाटन करने वाले थे तो वो थे उस समय के तत्कालीन विदेश मंत्री जो थे लेस्टर पियर्सन जो थे, उन्होंने ही ये इसका उद्घाटन किया था। अब बढ़ते हैं 12 नंबर सवाल, यानी कि 12 नंबर सवाल है कि हमारा कि झारखंड की कौन सी नदी को सोने की नदी भी कहा जाता है? सोने की नदी यानी कि गोल्डन रिवर भी कहा जाता है। गोल्डन रिवर यानी कि ऐसी मान्यता है कि इसके कण में सोने के इस नदी के बालू में सोने के कण मिलते थे। बालू के कण में सोना का कण भी मिला हुआ होता था। यहाँ ऑप्शन देखिए, ये दामोदर, बी स्वर्ण रेखा, सी बराकर, डी सांकेतिक सही स्वर्ण रेखा यानी कि स्वर्ण रेखा। अब स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल रांची के नगड़ी नामक गांव से रानीचुआ नामक स्थान से हुआ है ना। यानी कि रांची जिला का नगड़ी प्रखंड है, वहां एक रानीचुआ नामक स्थान है, वहीं से स्वर्णरेखा नदी का उद्गम हुआ है। और यह स्वतंत्र रूप से पूरब की तरफ बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के अपना मुहाना बनाती है। और ये स्वर्ण रेखा नदी झारखंड की एकमात्र नदी है
जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यानी कि ये किसी दूसरे नदी में इससे पहले नहीं समाहित होती है, यानी किसी भी दूसरे नदी का यह आपका सहायक नदी नहीं बनती है। यही चीज है, देखिए, है ना। अब अगला हो गया स्वर्ण रेखा नदी झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये चीज बता दिया। स्वर्ण रेखा नदी की कुल लंबाई 395 किलोमीटर है। कितनी? 395 किलोमीटर है। और हुंडरू जलप्रपात का निर्माण स्वर्ण रेखा नदी में ही हुआ है। हुंडरू जलप्रपात का निर्माण, जिसका लगभग ऊंचाई 98 फीट है ना। और ये झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची जलप्रपात है। कौन सी? हुंडरू जलप्रपात। झारखंड से ये रांची जिला से लगभग, रांची जो मुख्यालय है, रांची मुख्यालय से लगभग 49 किलोमीटर की दूरी पर ये आपका रांची पुरुलिया का जो रोड पड़ता है आपका सरायकेला के आसपास में ये बसा हुआ है, ये स्थित है। इसकी मुख्य सहायक नदियां जो है सो है कांची, खरकई, जुमार, रारू तथा संजय। ये खरकई नदी जो है, ये खरकई नदी, ये जो हमारा झारखंड का ये क्षेत्र है, ये हमारा उड़ीसा है, तो मयूरभंज जिला यहाँ पे पड़ता है। तो खरकई नदी उड़ीसा के मयूरभंज जिले से निकल करके झारखंड में प्रवेश करती है और जमशेदपुर में जाकर के यह स्वर्णरेखा नदी के साथ मिल जाती है जमशेदपुर शहर के निकट, और फिर संयुक्त रूप से जा करके बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं। 13 नंबर सवाल है हमारा कि अमानत नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? स्थान, ये होगा स्थान आपका, उद्गम स्थान कहाँ है? ये है सिमलीपाल, बी त्रिकुट पहाड़ी, सी पारसनाथ, डी हजारीबाग। तो अमानत नदी की बात कर रहा है। कौन सी नदी का? अमानत नदी का। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, ये आपका है हजारीबाग पहाड़। कहाँ है? हजारीबाग पहाड़। हजारीबाग पहाड़ में ही अमर नदी का आपका उद्गम हुआ है। अब इसको हम लोग जानते हैं इसके बारे में कि देखिए, अमर नदी का उद्गम हजारीबाग पठार के चतरा जिला से हुआ है। यहाँ पे छात्र लिखा है, चतरा जिला से। कहाँ से? चतरा जिला से हुआ है। अमानत नदी चतरा, लातेहार और पालामू जिला परवाह क्षेत्र पर, अमानत नदी का परवाह क्षेत्र जो है, परवाह क्षेत्र, यहाँ मिस टाइपिंग हो गया, थोड़ा टाइपिंग एरर है। यानी कि अमानत नदी का जो परवाह क्षेत्र है वो चतरा, लातेहार और पलामू जिला है। अमानत नदी अपना मुहाना उत्तरी कोयल नदी में बनाती है, यानी कि ये आपका उत्तरी कोयल की एक सहायक नदी है ना। और अंगार अमानत तो ऐसे भी उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी है, उसके भी बारे में हम लोग जानेंगे। अब 14 नंबर सवाल है हमारा का खरकई नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? यहाँ पे देखिए, झरिया, सिमलीपाल, पारसनाथ, त्रिकुट पहाड़ी। तो उड़ीसा मयूरभंज जिले के सिमलीपाल है ना, मयूरभंज जिला मैंने बताया पिछले सवाल में भी। तो मयूरभंज जिला का सिमलीपाल एक स्थान है, वहां से आपका खरकई नदी का उद्गम हुआ है और ये झारखंड में प्रवेश करती है और जमशेदपुर के निकट जा करके आपका स्वर्णरेखा नदी से मिल जाती है ना। खरकई नदी की मुख्य सहायक नदियां हैं तोरलो, लिगारा और संजय, है ना। और उसके बाद खरकई नदी जमशेदपुर में अपना मुहाना स्वर्ण रेखा नदी के साथ बनाती है, ये भी चीज हमने बता दिया था। अब बढ़ते हैं 15 नंबर सवाल की तरफ। 15 नंबर सवाल है कि सोन नदी जो झारखंड के गढ़वा आने की, जब झारखंड का हम लोग मैप बनाएंगे, आप लोग को जो भी इतना परफेक्ट नहीं बन रहा, लेकिन आपको समझाने के लिए काफी है ये। तो यहाँ पर आपका है, हमारा है दोस्तों गढ़वा, यहाँ पे पलामू, यहाँ पर चतरा, यहाँ पर कोडरमा, उसके बाद में यहाँ कुछ क्षेत्र में गिरिडीह, उसके बाद में कुछ क्षेत्र में देवघर, उसके बाद में यहाँ पर है आपका गोड्डा, उसके बाद साहेबगंज, यहाँ फिर पाकुड़, उसके बीच में जामताड़ा। तो यहाँ पर जो आपका पूछ रहा है ये गढ़वा हो गया और ये पलामू। सोन नदी का उद्गम जो है आपका मध्य प्रदेश के अमरकंटक से हुआ, यानी कि यहाँ पे मध्य प्रदेश आपका जो है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के बाद तो उस जो प्रवेश करती है झारखंड में, यहाँ से इसे प्रवेश करती है। छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है, यहाँ पे थोड़ा सा उत्तर प्रदेश का क्षेत्र पड़ता है, यहाँ पे बिहार का क्षेत्र पड़ता है, ये पूरा संपूर्ण, यहाँ पे पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, ये हमारा उड़ीसा का पूरा क्षेत्र। तो यहाँ से गढ़वा जिला से ही ये प्रवेश करती है।
प्रवेश करती है और इसका उद्गम स्थल जो है सो मध्य प्रदेश का अमरकंटक पहाड़ी से हुआ है ना। तो कहाँ से शुरू होती है, पलामू के मध्य सीमा बनाती है, कहाँ से शुरू होती है, तो ये अमरकंटक, सी ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद देखिए सोन नदी को दो उपनाम से जाना गया, जैसे सोनभद्र और हिरण्यवाह बोला गया है, हिरण्यवाह बोला, इसमें भी बोला जाता था कि सोने के कण पाए जाते हैं सोन नदी में, इसलिए भी इसका नाम रखा है। सोन नदी की प्रमुख सहायक नदी है उत्तरी कोयल, मात्र उत्तरी कोयल। जो उत्तरी कोयल जो है आपका रांची से जब निकलती है, रांची के नगरी नामक प्रखंड से, तो ये उत्तर की तरफ बहते हुए सोन नदी में जाकर के समाप्त हो जाए, उसके बाद में ये बिहार में प्रवेश कर जाती है। बिहार में गया जिला से होते हुए वही चीज आप लोग देखेंगे, सोन नदी इसे करके प्रवेश हो जाती है। अब बढ़ रहे हैं 16 नंबर सवाल की तरफ। तो 16 नंबर सवाल है कि दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। दामोदर नदी जो है उसका उद्गम स्थल कहाँ है। ऑप्शन ए है मेरा गुप्त गंगा पर्वत, बी देवघर त्रिकुट पहाड़ी, पद्मा हजारीबाग, लातेहार जिला के टोरी नामक स्थान। तो ऑप्शन नंबर डी, दामोदर जो है आपका लातेहार जिला के टोरी नामक स्थान से इसका उद्गम हुआ। टोरी नामक के चूल्हा पानी भी इसका जगह का नाम है, टोरी नामक चूल्हा पानी, है ना। यानी छोटा सा एकदम जगह, आपको देखने के बाद आपको लगेगा भी नहीं कि यहाँ से कोई नदी इतनी बड़ी, इतनी विशाल नदी निकलती है, बस थोड़ा सी नदी निकलती है। अब देखिए दामोदर नदी को देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। दामोदर नदी को किस नाम से भी जाना जाता है, देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी, सबसे प्रदूषित नदी है, क्योंकि ये नदी जिधर जिधर जहां जहां से जिन क्षेत्रों से बहती है उसके तट पर अनेकों इंडस्ट्रियल एरिया बसे हुए हैं, इसीलिए यह सबसे प्रदूषित नदी मानी जाती है। और यह जैविक रूप से मरुस्थल नदी भी है। ये भी सवाल पूछा गया है कि जैविक जैविक मरुस्थल नदी के रूप में जाने जाने वाली नदी का क्या नाम है। तो यहाँ पर ये जो नदी यानी कि दामोदर नदी में आपको कोई भी जलीय जीव नहीं मिलेंगे, ये जैविक रूप से बिल्कुल मरुस्थलीय नदी है। और उसके बाद इसका जो जल है ये रेडियोधर्मी, इसके जो जल है ये रेडियोधर्मी रेडियोधर्मी जो अपशिष्ट होते हैं उससे प्रदूषित है, रेडियोधर्मी अपशिष्टों से प्रदूषित है। ये भी सवाल पूछा गया किस प्रकार के प्रदूषण से ये प्रदूषित है, तो रेडियोधर्मी प्रदूषण से। दामोदर नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं, तो वो है बड़ाकर, कोनार, जमुनिया, बोकारो, भैरवी और कतरी। अब यहाँ पर एक आ रहा है भैरवी नदी। तो भैरवी नदी और दामोदर नदी का जहाँ पर संगम स्थल है वहां पर झारखंड का एक बहुत ही प्रसिद्ध धर्मस्थल मंदिर है, जिसे बोला जाता है छिन्नमस्तिका मंदिर, और जिसे रजरप्पा बोलते हैं, है ना। तो वो ये जो है यहीं पर ये आपका बसा हुआ है, दामोदर और भैरवी नदी के यहाँ संगम स्थल वहीं पर। पंचेत और अय्यर डैम का निर्माण दामोदर नदी पर ही किया गया है। पंचेत डैम जो धनबाद में है, और अय्यर डैम ये भी जो धनबाद में है, ये दोनों डैमों का निर्माण जो है आपका दामोदर नदी पर ही किया गया। यह झारखंड की सबसे लंबी नदी है, और झारखंड में इसकी कुल लंबाई, केवल झारखंड में इसकी कुल लंबाई 290 है। और इसकी संपूर्ण लंबाई अगर जब जांचा जाए, जब यह पश्चिम बंगाल में भी जब प्रवेश कर जाती है तो उसको भी अगर मिला दिया जाए हुगली नदी में मिलने से पहले, हुगली नदी गंगा नदी में मिलने से पहले, तो इसकी कुल लंबाई जाती है 592 किलोमीटर। और ये दामोदर नदी है, दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का ये पश्चिम दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, शोक कहा जाता है, इसका पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। अब 17 नंबर सवाल है कि बराकर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। बराकर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। यहाँ ऑप्शन ए दिया है हमारा पद्मा, बी पिस्का, सी चंदवा, डी अमरकंटक। तो अमरकंटक, पिस्का, चंदवा नहीं, ये है ऑप्शन नंबर ये पद्मा। हजारीबाग 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 जिला के पद्मा नामक, हजारीबाग जिला के पद्मा नामक स्थान से हुआ, नामक स्थान से हुआ। और इतिहास में जो है सो पद्मा आपका रामगढ़ राज का राजधानी भी रहा है पद्मा।
अभी भी वहां पर पुराना किला मिलेगा, अगर आप जाइएगा कभी भी भ्रमण करने के लिए तो आप देख सकते हैं। और बराकर नदी की कुल लंबाई 225 किलोमीटर है, झारखंड में इसकी 225 किलोमीटर है। और यह तो आप देख लिए कि ये तो दामोदर नदी की मुख्य सहायक नदी है। बराकर नदी की प्रमुख जो सहायक नदियां हैं उसको देखिए, ये एक है उसरी जो गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में है, दूसरा है बरसोती, केसों, अकटो, गुरियो और गुखाना। क्या है? गुखाना। ये जो लगभग आपकी 7-8 नदियां हो जाती है, 2, 4, 2, 6 नदियां हैं। ये टोटल आपकी बराकर की सहायक नदी हैं। और जैन मंदिर और माँ कल्याणेश्वरी मंदिर बराकर नदी के किनारे ही स्थित कल्याणेश्वरी मंदिर जो है ये आपका धनबाद में है। ये जो दोनों मंदिर है जैन मंदिर यानी कि जो पारसनाथ है जो जैन धर्म के लोगों के लिए जिस तरह से इसको मक्का बोला जाता है पूरे विश्व भर में, तो वो और ये माँ कल्याणेश्वरी का जो मंदिर है ये बराकर नदी के किनारे ही यानी कि कुछ ही दूरी पर ही स्थित है। और मैथन नदी बांध का निर्माण बराकर नदी पर ही किया गया है। मैथन बांध का निर्माण बराकर नदी पर ही किया गया है, ये भी चीज में देख लीजिएगा। ये है इसका है। अब 18 नंबर सवाल है हमारा कि झारखंड की उत्तरी कोयल नदी कहाँ से शुरू थी? उत्तरी कोयल नदी पूछ रहा है। रांची के पठार के मध्य भाग से, बी छोटा नागपुर पठार से, सी देवघर पठार से, डी संथाल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। उत्तरी कोयल नदी की बात कर रहा है तो उत्तरी कोयल नदी का आपका उद्गम है रांची का नगरी का जो चूल्हा पानी नामक है, चूल्हा पानी नहीं, रानी चुआ, वहां से हुआ है। रानी चुआ, चूल्हा पानी तो दामोदर नदी का हुआ है, रानी चुआ से हुआ है। उत्तरी कलिंग रांची के नगरी नामक स्थान से हुआ है ना, नगरी नामक स्थान से हुआ है। उत्तरी कोयल नदी की मुख्य सहायक नदियां हैं औरंगा और अमानत। औरंगा को ऑरेंज रिवर भी कहा जाता है, ये चीज भी देखिएगा। औरंगा को ऑरेंज रिवर भी कहा जाता है, इसको औरंगा को औरंगा नदी को ऑरेंज रिवर भी कहा जाता है। उत्तरी कोयल नदी का अपना मुहाना सोन नदी में बनती है ना। उत्तरी कोयल नदी अपना मुहाना सोन नदी में बनाती है, यानी कि सोन नदी की सहायक नदी है, मतलब पीछे भी पड़ा। इसकी कुल लंबाई 255 किलोमीटर कितनी है? 255 किलोमीटर। अब 19 नंबर हमारा सवाल है कि ब्राह्मणी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो ब्राह्मणी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? ये देखिए, बांस पहाड़ी, बी त्रिकुट पहाड़ी, सी दुधवा पहाड़ी, डी राजमहल पहाड़ी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी दुधवा पहाड़ी। और दुधवा पहाड़ी आपका कहाँ पड़ता है? दुमका में। यानी कि ब्राह्मणी नदी का उद्गम दुमका के दुधवा पहाड़ी से हुआ है और यह अपना मुहाना हुगली नदी में बनाती है, यानी कि यह हुगली नदी की जो है सो सहायक नदी है, यानी कि गंगा की सहायक नदी है। ब्राह्मणी नदी की मुख्य सहायक नदियां हैं गुमरू गुमरो और एरो है, दो नदियां गुमरो और एरो है, ब्राह्मणी की सहायक नदी है। 20 नंबर सवाल है हमारा कि शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? शंख नदी, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ये गुमला, बी रांची, सी धनबाद, डी गोड्डा। तो ये शंख नदी है दोस्तों, ये चीज शंख नदी आप देखिए तो शंख नदी यहाँ इधर से दक्षिण की तरफ, अच्छी की दक्षिण वाहिनी ये नदी है, यानी कि दक्षिण की तरफ ये प्रवाहित होती है, झारखंड के दक्षिण की तरफ प्रवाहित होती है। तो शंख नदी का उद्गम है आपका गुमला जिला से हुआ, यह सिमडेगा है, इसके जस्ट यहाँ पे ये गुमला है। उसके बाद में यहाँ पर आपका लातेहार है, उसके बाद लोहरदगा है, उसके बाद में गढ़वार पलामू आता है। ये क्षेत्र रांची का हो गया आपका, ये पश्चिमी सिंहभूम का हो गया, ये पूर्वी सिंहभूम का, यह सरायकेला खरसावां का हो गया, है ना, यही क्षेत्र है। उसके बाद यहाँ पे फिर आपका धनबाद, बोकारो ये सब आ गया। तो शंख नदी की कुल लंबाई आपकी देखिएगा तो 240 किलोमीटर है और शंख नदी का उद्गम गुमला जिला के चैनपुर प्रखंड की पहाड़ी से हुआ है। कहाँ पर? यह स्थान भी एकदम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, चैनपुर प्रखंड की पहाड़ी से हुई है। और सिमडेगा के ठेठई टांगर प्रखंड से होते हुए उड़ीसा राज्य में प्रवेश कर देती है, यानी कि सिमडेगा यहाँ पे मैंने बताया यहाँ, तो ठेठई टांगर जो प्रखंड है वहां से होते हुए, वहां से प्रवाहित होते हुए ये यहाँ पर आपका ये उड़ीसा राज्य पड़ता है। यहाँ पर मयूरभंज है, इधर ये मयूरभंज जिला पड़ता है उड़ीसा का। और इसके बाद में इधर आपका ये सिमलीपाल तो वहां पे मयूरभंज, इसका अभी मैं जगह का नाम नहीं याद आ रहा जिला का, यहाँ पे प्रवेश कर जाती है।
और इसका ये शंख नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं झिकदा, बासा, चिर्रा, छिंदा, बंदरजोर, डेंगोजोर, सप्ती, कोदारी, पालमारा और लुर्गी। यही है शंख नदी की प्रमुख सहायक नदी, है ना। और शंख नदी में ही सदनी घाघ जलप्रपात भी है। सदनी घाघ जलप्रपात। घाघ का मतलब झरना ही होता है, यानी कि झारखंड की जो क्षेत्रीय यहाँ से जनजातीय भाषा है वो झरना को घाघ बोलते हैं। तो यही था दोस्तों, हमने यहाँ पर आज 20 सवाल कर दिया है। क्लास काफी लंबा हो गया है और फिर इस पर और भी वीडियो आएंगे, लगातार आएंगे। अब वीडियो टोटल जितने भी टॉपिक है सब पर वीडियो आएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए, ताकि आपको कोई भी क्लास छूटे नहीं। अरे देखिए, मैं इस पर सारा डिटेलिंग में चल रहा हूँ, बिल्कुल आपको सारा पॉइंट बताते हुए चल रहा हूँ। इसलिए तो आपको बहुत सहूलियत हो जाएगा आपको पढ़ने के लिए। अगर आप वीडियो भी देख लीजिएगा तो आपके दिमाग में बिल्कुल 2-3 बार अगर आप वीडियो देख लेते तो आपके दिमाग में बिल्कुल ये आपके लिए बहुत उपयोगी हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, फिर नए वीडियो में, नए क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।